जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। और आपको बता दें ये दूसरी क्लास है। इसके पहले दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन देख लिए थे। ये वही क्वेश्चन दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि जो भी बच्चे दोस्तों जुड़े हैं, अगर वो चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है। उनके लिए देखिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी, जैसे कि जीके एंड जीएस रिवीजन के नाम से, यूपी पुलिस एग्जाम के नाम से, ठीक है। हिंदी शो हो गया, प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए आपको सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा करंट अफेयर क्लासेज आपको मिल जाएंगे दोस्तों। करंट अफेयर जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा संविधान होगा। और ये है दोस्तों स्टैटिक जीके 2.0। अगर आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, जीके में प्रॉब्लम है, तो इसे जरूर कर लीजिए। मात्र दोस्तों 23 वीडियो है, पूरा का पूरा एकदम खल्लास कर दिया है। स्टैटिक जीके एक क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार यहाँ से मिले थे, तो जा करके आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, सब कुछ मिल जाएगा। और साथियों, जिनको चाहिए हमारी ई बुक या फिर पीडीएफ वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को दोस्तों प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जाइए आप ई बुक्स वाले कॉलम पे। जैसे यहाँ जाएंगे दोस्तों आपको मिल जाएगा, ये देखिए संविधान, भारतीय संविधान की ई बुक है 50 रुपीज़ में। ये जियोग्राफी की है 50 रुपीज़ में। ये है हिस्ट्री की। इनको दोस्तों आप 50 रुपीज़ पे करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके है 99 रुपीज़ की, ठीक है। ये पूरा का पूरा दोस्तों वही प्लेलिस्ट है 2.0 वाला, स्टैटिक जीके 2.0 वाला, ठीक है। पूरा अपडेटेड चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, जा करके इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की है 50 रुपये में, ठीक है। ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें हमारा कंप्यूटर बैच है यूपी SSC के लिए, और सफलता 2.0 बैच। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, अगर आपको चाहिए दोस्तों परचेस कर सकते हैं आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर के देख सकते हैं। और करंट अफेयर की दोस्तों आपको 25 रुपये मिल जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए साथियों, तो दोस्तों आज हमारा होगा 31 क्वेश्चन से लेकर के, तो चलिए देखते हैं। तो 31वां क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्वों की संख्या अधिक है। तो साथियों कहाँ पर है, तो आपको बता दें दोस्तों कि इसे हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो आपका बिल्कुल सही जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश, देखिए सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व दोस्तों आपके एमपी में 6 हैं, ठीक, कर्नाटक में भी 6 हैं। और दोस्तों ये आपका, ठीक है, याद रखेंगे 1973 में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, ठीक है। ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक। और देखिए भारत में गिरावट के कारण दोस्तों 1973 में बाघों संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों कि आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में, दोबारा सुन लीजिएगा दोस्तों, अभी लेटेस्ट भी एक घोषित किया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स बताइएगा, और हो सके तो उनका नाम भी लिख दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए अगला है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान किसका पूर्व नेम था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इनके बारे में जरूर याद रखें दोस्तों। राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है, पहले इसका नाम भरतपुर था, ठीक है। 1982 में दोस्तों देख लीजिएगा इसका नाम क्या कर दिया गया, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। और 1985 में इसे क्या मिला है, विश्व विरासत का दर्जा। क्या, विश्व विरासत का दर्जा दोस्तों 1985 में दिया किसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों, ठीक है। कहाँ है, तो राजस्थान के भरतपुर में, पहले इसका नाम भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। तो कौन सा अग्निशमन अभिकारक दोस्तों ओजोन के लिए हानिकारक होता है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा, तो हैलोन हो जाएगा। वैसे दोस्तों ओजोन आपको पता है, ओजोन परत किस मंडल में मिलती है, समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में। और ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं दोस्तों, डॉप्सन से मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस भी मनाते हैं, ठीक। और ओजोन को हम O3 से प्रदर्शित भी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हैलोन क्या है, अक्रिय गैस है, जिसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया था, परंतु वर्तमान में ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित में रही है। चलिए अगला है कि कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में एक कमी होती है, ठीक है। गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए
के लिए की जाती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, कौन सी कमी होती है, तो कार्बन समायोजन यानी कि ऑफसेट की। ठीक है, देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों कि कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया था। वैसे दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये चीज़ें, मगर दोस्तों आपको पता है 2020 तक पूछा गया है, तो ये आपका वैसे पूछा तो नहीं जा सकता, मगर दोस्तों इसको आप ज़्यादा लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही ए ऑप्शन हो जाएगा 20 से 25%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्या है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। और साथ ही ये क्वेश्चन आपके 2017 यूपीएसआई में पूछा गया, कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है दोस्तों, तो आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। कौन सा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। दोस्तों आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत दोस्तों 1987 में की गई थी। कब से, 1987 से दोस्तों ये पुरस्कार इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, अगला है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ये बताइएगा। तो साथियों किसको किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा को 2001 में किया गया है। ठीक है, और आपको बताइए चिपको आंदोलन से संबंधित थे। मेधा पाटेकर दोस्तों किससे संबंधित, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अरुंधति राय के बारे में आप जानते हो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी बहुत ही चर्चित रचना है, इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, याद रखें दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। और साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन के साथ जुड़े थे। क्या सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े थे, बिल्कुल जुड़े थे दोस्तों, ये तो जुड़े ही थे। चंडी प्रसाद भट्ट ये भी थे दोस्तों, ये भी थे। ठीक है, मेधा पाटेकर नहीं दोस्तों, ये किससे संबंधित थी, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और विनोबा भावे दोस्तों आपको पता भूदान आंदोलन संबंधित है, भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भूदान आंदोलन पूछा था किससे संबंधित है, तो विनोबा भावे से। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, केवल एक और बी, यानी ए और बी किसमें है, तो ए और बी आपका डी ऑप्शन में है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों कि चिपको आंदोलन दोस्तों उत्तराखंड से चलाया गया था। इसमें पेड़ में चिपक जाते थे लोग, जो पेड़ काटने वाले होते थे वो इन्हें देख करके दोस्तों इससे मतलब कि प्रेम भावना बढ़ती थी पेड़ों के प्रति। ठीक है, तो चिपको आंदोलन संबंध किससे था, सुंदरलाल बहुगुणा हो गई, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए। ठीक है, मेधा पाटेकर संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ बहुत बार पूछा गया है। विनोबा भावे दोस्तों किससे संबंधित, भूदान आंदोलन से। किससे हैं, भूदान आंदोलन से। दोस्तों ये चीजें आपको याद रखना है, विनोबा भावे संबंधित बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि ये चीजें आपको पता होगी। ठीक है, चंडी प्रसाद, ठीक है, चंडी प्रसाद के बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। देखिए हमने बता दिया है कि मेधा पाटेकर संबंध भूदान आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन से, विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, बहुत क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगला है, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया का सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पुरस्कार। क्या, दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है, पर्यावरण संबंधित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन से, तो मेधा पाटेकर। कौन, मेधा पाटेकर। दोस्तों आपको पता होगा कि मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, तो मेरे दोस्तों नर्मदा बचाओ। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थी ये। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि मेधा पाटेकर को ये पुरस्कार दिया गया और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रीन नोबेल बोलते हैं। इस पुरस्कार को हम ग्रीन नोबेल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये अभी तक 6 भारतीयों को भी मिल चुका है। तो मेधा पाटेकर दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है। तो कौन सा देश दोस्तों जैव विविधता में समृद्ध है, तो पेरू हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए चलिए, ठीक है, अगला है, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितने के बीच है। तो साथियों कितने के बीच है, तो 31 से 40 के बीच है। और दोस्तों अगर वर्तमान में बात कर ले तो देख सकते हैं दोस्तों वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, हो सकता है दोस्तों ये और भी बढ़ गए हों। ठीक है, चलिए अगला है कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। तो साथियों याद रखेंगे कि कौन सी दोस्तों, MC मेहता बनाम
भारत संघ। क्या हो जाएगा? MC मेहता बनाम भारत संघ दोस्तों। ठीक है, परमानंद कटारा क्या था दोस्तों? आपको पता है कि ये किससे संबंधित था? तो साथियों, अगर किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये डॉक्टर नहीं कहेगा कि पहले इसका पुलिस को कंप्लेन करिए। मतलब डॉक्टर का पहला अधिकार क्या होगा कि वो पहले उसका इलाज करे, बाकी की प्रक्रिया बाद में होती रहेंगी। ये कटारा मामला था, परमानंद कटारा। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों बहुत पूछा था। तो MC मेहता का संबंध किससे दोस्तों? पर्यावरण संबंधित थे, गंगा नदी के प्रदूषण पर दोस्तों इन्होंने रिट दायर की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों कब किया था? तो 1985 में। चलिए अगला, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है दोस्तों? तो इसमें बताना है सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। क्या हो जाएगा? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। देखिए UPSI में पूछा गया, 1991 में इसका गठन हुआ दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में, यानी उत्तराखंड में। चलिए, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई दोस्तों? तो हाथी परियोजना की शुरुआत दोस्तों 1992 में भारत में की गई। ठीक है, याद रखें दोस्तों 1992 में। और सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, अगला है विश्व वन्य जीवन निधि यानी WWF है ना, का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको बताना है कि WWF का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का दोस्तों कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय आयोजित किया गया। ठीक है, मुख्यालय वहाँ स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए तो देख सकते हो दोस्तों विश्व वन्य जीवन निधि यानी WWF है ना, तो यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में। वर्तमान में दोस्तों इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है, ये दोस्तों इसका प्रतीक क्या है? तो विलुप्त प्राय प्राणी ज्वाइंट पांडा इसका क्या है? प्रतीक है, लोगो है। चलिए अगला है कि किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो किसको जानते हैं? तो आपको पता होगा, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये इसको जानते हैं वेम्बनाड। वेम्बनाड क्या है दोस्तों? एक झील भी है, मैंने आपको पढ़ा केरल के पास एक झील पड़ती है। ठीक है, ये वहीं पर स्थित है। बखीरा दोस्तों आपको पता है ये आपके यूपी की है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि दोस्तों याद हो रहा। ठीक है, इनको याद करके आप चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला है किस वर्ष भारतीय वन सेवा स्थापित हुई? तो दोस्तों ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, कब हुई? 1966 में भारतीय वन सेवा। आपको पता दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, IPS, IAS और IFS। दोस्तों IFS ये कब शामिल किया गया? 1966 में शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों हर राज्य में एक सर्वोच्च है ना रैंकिंग वन सेवा अधिकारी होगा, तो वो कौन होगा? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। क्या होगा? प्रधान मुख्य वन संरक्षक होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन है? प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है ये बताना है आपको। तो साथियों कौन सा होगा? तो आपको बता दें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि दोस्तों ये अधिनियम क्या देखिए एक चीज याद रखेंगे, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इनकी डेट आपको याद रखना। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए। राष्ट्रीय प्रबंधन ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ये बहुत पूछे गए। ये आपका दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका अध्यक्ष। और याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना कब की गई? 2006 में। बहुत बार पूछा गया। क्या? बहुत बार पूछा गया। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2006 में की गई और इसके अध्यक्ष स्वयं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राजील में आपको पता बहुत बड़े जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अमेजन वन भी यहीं पर पाए जाते हैं, जिसे दोस्तों हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों कि अमेजन वन दोस्तों ब्राजील के अमेजन वन 40% क्षेत्र में फैले हुए हैं और इन्हें हम विश्व का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में दोस्तों आपको पता है रियो में ओलंपिक भी हुए थे। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है
है क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प के रूप में क्या होती है, जो जहरीली होती है दोस्तों, तो क्या होती है दोस्तों, वाष्प के रूप में क्या होती है। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पारा होता है जो कि दोस्तों वाष्प के रूप में होती है और वो जहरीली होती है, जो ट्यूब आप जलाते हैं, ठीक है, CFL उसमें दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और दोस्तों पारा की अधिकता से क्या होता है, मिनी मात्रा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मिनी मात्रा का संबंध किससे है, पारा से, ठीक है। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति लीटर कितने दिन की है, कि मतलब इतने लीटर से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है। तो साथियों कितना किया है, तो 50 लीटर। 50 लीटर में आपको पूरे काम करना है एक दिन का, ठीक, उसी में खाना भी बनाना है, पीना भी है, धोना भी, सब कुछ कर लेना है। एक व्यक्ति के लिए 50 लीटर प्रतिदिन के लिए किया गया है। देखिए यूपी पुलिस में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, कि मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलते हैं, अपघटन करने वाले। क्या बोलते हैं, अपघटन करने वाले, यानी कि अपघटक या फिर अपघटन करने वाले, इनको हम कहते हैं अपघटक भी कह सकते हैं। जैसे क्या होगा, मृतोपजीवी विषाणु हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कवक हो गए, जो सड़े गले चीज़ों में लगते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, कनाडा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कनाडा। कनाडा आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, क्या कनाडा आपको पता होगा, इससे भारत की दोस्तों हाँ अभी इस समय बन नहीं रही है, ठीक है। कनाडा राजधानी क्या है, ओटावा है, मुद्रा क्या है, कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। कनाडा की समुद्री सीमा विश्व में सर्वाधिक है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकी देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध दोस्तों पानी युद्ध हुआ था। तो साथियों कहाँ पे हुआ था, पानी युद्ध हुआ था निजीकरण के विरुद्ध में, तो बोलीविया में। कहाँ पर हुआ, बोलीविया में दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया था। चलिए अगला है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें थोड़ा सा आपको समझना भी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि स्पेस है, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों किस कलर का होता है, साथियों को पता होगा कि रेड डाटा बुक में, क्या रेड डाटा बुक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें इसके बारे में। ये जारी कौन करता है, जो डेटा बुक है दोस्तों, IUCN रेड डाटा बुक वर्ष सूची वर्ष दोस्तों 1964 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि रेड डाटा बुक में दोस्तों लुप्त प्राय चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे धनी है, तो दोस्तों कौन सा स्थान सबसे धनी, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आपको पता है ये दोस्तों, ये होता है नीचे का स्थल, ये पूर्वी घाट होता है, तो ये वाला घाट सबसे धनी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों क्या पाया था, विविधता पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छोटा नागपुर दोस्तों रूर बोलते हैं, भारत का रूर प्रदेश। अगला है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए अभी मैं इनके बारे में बता भी चुका हूँ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर जी, ठीक है। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इनको दोस्तों आपको बता दें, इन्हें प्रभा पुरस्कार, आत्मा फूले पुरस्कार, जन सेवा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका। अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको दोस्तों ये चीज़ें बतानी है बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, रामनगर में। इसको दोस्तों रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया इसका नाम बदल करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपसे कुछ पूछा था कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।